The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमारे तरुण काल की बात है। कानपुर के दीनदयाल विद्यालय में पढ़ते थे। छात्रावास में कई लड़के हमारे सहपाठी बड़े उत्साह के साथ एक कोट लिखते थे, समय सोने का है, सोने का नहीं। और इसी के आधार पर हमें लगता था कि खूब परिश्रम करना है। और बात सोने की, गोल्ड की करें तो ये हमारे आपके सबके जीवन से जुड़ा है। देखिए, मैं भी एक सोना धारण करता हूँ जो मेरे सप्तपदी संस्कार से, पाणी ग्रहण से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोने को लेकर हमारे मन में कई संशय भी होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गाढ़े वक्त में काम आता है। सबके अपने अपने परिचित के सुनार होते हैं, सबके अपने अपने परिचित के जूलर होते हैं और सबका अपना अपना भरोसे का इंडेक्स होता है। लेकिन सत्यता कैसे पता चले, सोना कितना सच्चा है, कितना नकली है, इसको लेकर सरकार एक बहुत ज़रूरी कानून लेकर आई है। लेकिन जूलर्स के भी अपने तर्क हैं, तो इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। सोने के अलावा और किस पर बात होगी? गोल्ड वाले सोने के अलावा। हालांकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। तमाम वैज्ञानिक कहते हैं कि आपके शरीर को जितना रिपेयर, जितना पोषण नींद देती है उतना कोई और नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप फिर बाकी सब काम तज दें। विषयांतर हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। मुद्दे पर लौटता हूँ। सोने पर बात करेंगे, जो सरकार की नई पॉलिसी है और सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर जो सवाल उठ रहे हैं अब नए सिरे से, उन पर बात करेंगे। क्या सरकार ने हमें गफलत में डाला, विशेषज्ञों का हवाला देकर? सत्य क्या है? इसके अलावा कांग्रेस के नेता का एक घटिया बयान है, उस पर भी बात करेंगे। ट्विटर और सरकार के झगड़े पर बात करेंगे और बात करेंगे एलजेपी के झगड़े पर आज के लल्लन टॉप शो में। लेकिन शो में सबसे पहले क्या होता है? दिन का वीडियो। मेरा काम तोड़ने का नहीं है। इधर चिराग पासवान जी को समझना चाहिए कि चलो, बहुत दिन मेरे चाचा मेरे अंदर रहे हैं, कुछ दिन चाचा के अंदर हम भी रह के खेले। चिराग पासवान जी का पार्टी है, चिराग पासवान भी सब चीज है। चिराग पासवान पे कार्रवाई करेंगे, आरोप को लगा रहे हैं। मेरा जैसे वो छोटा, हम कार्रवाई कभी नहीं करेंगे। उसका पार्टी है, उसका परिवार बरकरार रहा। ये सूरज भान सिंह हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के एक गुट की तरफ से नियुक्त किए गए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। आपने सुना, कह रहे हैं कि चचा भतीजे माने पशुपति पारस और चिराग पासवान एक साथ आ जाएंगे, मुद्दे को तूल ना दिया जाए, चिराग को चाचा को आगे होने देना चाहिए। लेकिन आपसी समझ वाली ये टोन लोक जनशक्ति पार्टी में सभी की जबान पर नहीं है। पारस ने आज ही प्रेस को टास्क दिया, कहा कि चिराग से पूछिए कि मुझे बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया गया। मेरे नेतृत्व में ही तो 6 सांसद जीते थे। चिराग पासवान ने अपनी चिट्ठी में, जो कल रिलीज की थी ट्विटर पर, इसका जिक्र किया था। ये चिट्ठी उन्होंने अपने चचा को ही भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि आपसे ही परामर्श करके जो आपके एक दूसरे भतीजे हैं उनको बनाया गया, प्रिंस राज को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और भी तमाम बातें हैं जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। इसके अलावा चिराग पासवान, उनकी अपनी पिक्चर चल रही है। पत्रकार निष्ठुला हेबर ने एक ट्वीट में चिराग से बातचीत का जिक्र किया। चिराग से पूछा गया, आप खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते थे, अब उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? और इस पर चिराग का जवाब था, अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। ये सब एक तरफ चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के नेता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। ओपनिंग खत्म, अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी जुड़ी है गाजियाबाद में बुजुर्ग पर हुए हमले और उसके बाद सामने आए वायरल वीडियो से। वीडियो वायरल हुआ तो कहा गया कि सांप्रदायिक हिंसा का मामला है। जो विक्टिम था बुजुर्ग, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुझे जय श्री राम का नारा लगवाने को बोला गया वजह वजह। ट्विटर पर कई लोगों ने लिखा कि बुजुर्ग को उनके मुसलमान होने को लेकर टारगेट किया गया है।
फिर यूपी पुलिस की जांच में सामने आया कि हमलावरों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के आरोपी शामिल थे और ये आपसी विवाद का मामला था, न कि सांप्रदायिक हिंसा का। लल्लन टॉप शो में हमने पहले दिन आपको बुजुर्ग के बयान और पुलिस की शुरुआती जांच के बारे में बताया था कि पुलिस ने परवेश गुर्जर को गिरफ्तार किया और ये भी कहा था कि देश में इस तरह के हेट क्राइम होते रहे हैं, नहीं होने चाहिए। जब अगले दिन पूर्ण सत्य सामने आया पुलिस के हवाले से, तब हमने आपको उसके बारे में भी सूचना दी। लेकिन यूपी पुलिस मारपीट की सही वजह पता करने पर रुकी नहीं। अब यूपी पुलिस ने इस वीडियो को ट्वीट करने को लेकर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर, समाचार वेबसाइट द वायर, पत्रकार राना अयूब, पत्रकार सबा नकवी, ट्विटर और ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में दंगा भड़काने, धर्मों के बीच वैमनस्य पैदा करने, धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। अब ये देखना होगा कि यूपी पुलिस इन आरोपों को अदालत में साबित कर पाती है या नहीं। अगली सुर्खी भी इससे जुड़ी हुई है। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा झगड़ा। ट्विटर सरकार की सोशल मीडिया पर नई गाइडलाइंस नहीं मान रहा और सरकार ट्विटर पर जोर डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यूपी के गाजियाबाद में पिटाई की घटना को लेकर ट्विटर पर एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि पिटाई पर फेक खबर वाले ट्वीट नहीं हटाए गए। ये भी खबर आई कि कानूनी कार्रवाई से बचाव की ट्विटर के पास जो कानूनी ढाल थी वो सरकार ने खत्म कर दी। इसके बाद नए सिरे से सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कई ट्वीट किए, लिखा कि ट्विटर को नए गाइडलाइंस लागू करने के कई मौके दिए गए, लेकिन जानबूझकर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा। रविशंकर प्रसाद ने गाजियाबाद में पिटाई वाली घटना का भी जिक्र किया। कहा कि यूपी की घटना से जाहिर होता है कि ट्विटर फेक न्यूज से लड़ने की बात पर कितनी मनमानी करता है। ट्विटर अपने फैक्ट चेक सिस्टम पर अति उत्साह दिखाता है, लेकिन यूपी की घटना समेत कई उदाहरणों में गलत खबरों से लड़ने में ट्विटर की विसंगतियां दिखती हैं। एक और ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि अगर भारतीय आईटी या फार्मा कंपनी अमेरिका या किसी और देश में जाती हैं तो स्थानीय कानूनों को मानती हैं, तो फिर ट्विटर जैसी कंपनियों को भारतीय कानूनों को मानने में क्यों दिक्कत है? अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वो खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार बनकर कानून की पालना से खुद को बचा सकता है, तो ऐसी कोशिश बेकार है। इस पर अभी ट्विटर इंडिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तीसरी सुर्खी बनाई उस आनाकानी ने जो दिल्ली पुलिस ने देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को छोड़ने में दिखाई। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को एक दिन से ज्यादा बीत गया, तब भी इन तीनों को ये कहते हुए समाचार लिखे जाने तक जेल में रोका गया है कि अभी आधार, एड्रेस और जमानत के बॉन्ड्स की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को मिली जमानत को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली। जमानत वाले आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए को लेकर सरकार की समझ पर सवाल उठाए थे। अब दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो कानून की इस व्याख्या से सहमत नहीं है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर के इस हिस्से में कोरोना संक्रमण की बात। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 62,224, मौतें हुई 2,542 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,07,628। इन सबको मिलाकर देश में अब तक मिले कुल मामले हो गए हैं 2,96,33,105। मौत का आंकड़ा 3,79,573 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,83,88,100। ये सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं जिन पर हम नियमित रूप से सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आंकड़ों से इतर देखकर भी हम यही पाते हैं कि महामारी का बुरा दौर पीछे छूट रहा है। लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ढील दे दी गई है। जिन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां अब सामान्य ओपीडी शुरू की जा रही है। लेकिन जब तक महामारी की तीसरी लहर को टालने या फिर उससे प्रभावी ढंग से निपटने का इंतजाम नहीं हो जाता, कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। संभावित तीसरी लहर से लड़ने का सबसे कारगर हथियार टीकाकरण है और इसी टीकाकरण को लेकर सरकार की बंदर कूदनी है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। आज हमने ऐसा क्यों कहा वो बताएंगे, लेकिन एक छोटे से रिकैप से आपको मालूम चल जाएगा कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। जब दुनिया में देश पूरी आबादी के लिए टीके खरीद रहे थे, तब हमारे यहाँ चुनाव में वादे हो रहे थे, जीते तो टीका लगा देंगे। इसे पूरी आबादी के टीकाकरण के इशारे की तरह लिया जाता। उससे पहले ये बात उछाल दी गई कि पूरी आबादी को टीका लगाने की ज़रूरत नहीं, बस क्रिटिकल मास यानी आबादी के एक खास हिस्से को टीका देने से काम चल जाएगा। और फिर शुरू हुई वैक्सीन मैत्री। लेकिन दूसरी लहर ने बता दिया कि इस विचार में क्या दिक्कत है।
किसी तरह सरकार ने माना कि पूरी आबादी को टीका लगवाना पड़ेगा, तो एक ऐसी टीका नीति आ गई जिसने राज्यों और केंद्र को आमने सामने कर दिया और इस पूरी सिरफुटव्वल के बीच बाजार से टीका गायब हो गया। जिस रफ्तार से टीकाकरण जरूरी है, उसके लिए पर्याप्त टीके के अभाव में भारत सरकार ने कोविशील्ड की खुराकों में अंतर बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते की जगह 12 से 16 हफ्ते कर दिया, ताकि कम से कम एक डोज देकर वैक्सीन की कवरेज बढ़ाई जाए। अब 2 खुराकों के बीच इसी अंतर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स पर 15 जून 2021 को कृष्ण एन दास और देवज्योत घोषाल की एक रिपोर्ट छपी है। इसका शीर्षक है एक्सक्लूसिव इंडियन साइंटिस्ट वी डिडंट बैक डबलिंग ऑफ वैक्सीन डोजिंग गैप। ये रिपोर्ट बताती है कि खुराकों में अंतर बढ़ाने को लेकर सरकार ने देश को जो बताया वो पूरी तरह सही नहीं था। खुराकों में अंतर बढ़ाते वक्त सरकार ने ये नहीं कहा था कि वो टीके की कमी के चलते ऐसा कर रही है। उसने दावा किया था कि ये निर्णय नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की सलाह पर लिया गया है। शॉर्ट में इस ग्रुप को कहते हैं NTAGI। NTAGI विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का एक समूह है जो टीकाकरण पर सरकार को सलाह देता है। सरकार ने यह भी कहा था कि ये सलाह ब्रिटेन से हासिल रियल लाइफ एविडेंस के आधार पर दी गई थी। लेकिन जब रॉयटर्स ने NTAGI के वैज्ञानिकों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा खुराकों के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते करने के असर को लेकर न पर्याप्त जानकारी है और न ही ये सलाह सरकार को दी गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में MD गुप्ते और मैथ्यू वर्गीस के बयान भी हैं। ये दोनों NTAGI के कोर मेंबर हैं। इनका कहना है कि NTAGI ने सरकार को खुराकों के बीच 8 से 12 हफ्ते का अंतर रखने को कहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भी इतना ही अंतर रखने की सलाह देता है, लेकिन सरकार ने 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखने का निर्णय लिया, जो कि उसका अपना फैसला है। NTAGI के कोविड वर्किंग ग्रुप के सदस्य JP मुलियल ने भी यही कहा, खुराक में अंतर बढ़ाने पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन 12 से 16 हफ्ते वाली सलाह नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, खुराकों के बीच अंतर 12 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ाने पर क्या असर होता है, इसे लेकर NTAGI के पास कोई डेटा था ही नहीं। हैरानी वाली एक और बात है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि खुराक में अंतर वाली सलाह देते वक्त NTAGI में कोई डिसेंट नहीं था, माने सभी मेंबर एक सुर में बोल रहे थे। अगर इसे सत्य मान लिया जाए तो इसका मतलब यही निकलता है कि सभी सदस्यों ने 8 से 12 हफ्तों की सलाह दी होगी। तो फिर सरकार ने ये क्यों कहा कि 12 से 16 हफ्ते का अंतर NTAGI की सलाह पर लिया गया? इस रिपोर्ट पर सरकार ने अपने हिस्से के जवाब PIB की एक प्रेस रिलीज के जरिए दिए। ये रिलीज जिस ट्वीट के साथ नत्थी है, उसकी शुरुआत मिथ वर्सेस फैक्ट से होती है। आइए इस प्रेस रिलीज पर भी एक नजर डालते हैं। इस रिलीज में सरकार ने अपना पुराना दावा दोहरा दिया कि 10 मई को NTAGI के वर्किंग ग्रुप की बैठक में खुराक का अंतर बढ़ाने पर फैसला सर्वसम्मति से ही हुआ, कोई डिसेंट नोट नहीं था। 12 से 16 हफ्ते वाली सलाह पर 13 मई को NTAGI की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी ने भी चर्चा की। इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा कि कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच कम से कम 12 हफ्तों का मोटामोटी 3 महीने का अंतर होना चाहिए। PIB की प्रेस रिलीज हमें बताती है कि 10 मई वाली बैठक में डॉक्टर JP मुलियल शामिल थे और 13 मई वाली बैठक में डॉक्टर JP मुलियल के साथ डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस और डॉक्टर MD गुप्ते भी थे। प्रेस रिलीज में दावा है कि इन तीनों ने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया और डॉक्टर वर्गीस ने तो ये भी कहा कि उन्होंने डिसेंट नोट को लेकर रॉयटर्स से कोई बात नहीं की। प्रेस रिलीज में भी रियल लाइफ एविडेंस का जिक्र है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये रियल लाइफ एविडेंस 8 से 12 हफ्ते के अंतर को लेकर था या फिर 12 से 16 हफ्ते को लेकर। कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश टीका है। इसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की फार्मा कंपनी ने मिलकर बनाया है। ये पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी रियल लाइफ एविडेंस को देखते हुए ब्रिटेन में भी एस्ट्राजेनेका टीके की 2 खुराकों के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा गया? ब्रिटेन में क्या हो रहा है जानना उतना मुश्किल नहीं। 14 मई 2021 को ब्रिटेन की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि जिन्हें संक्रमण का ज़्यादा खतरा है उनके लिए दूसरी खुराक का अंतर 12 हफ्ते से कम करके 8 हफ्ते किया जाएगा। पहले ये निर्णय 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों पर लागू था, अब इसे घटाकर 40 साल के लोगों पर लागू करने पर विचार चल रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन वैक्सीन की तीसरी खुराक बूस्टर के तौर पर देने को लेकर भी रिसर्च कर रही है। मजे की बात यह है कि ये अंतर कम करने वाला फैसला ब्रिटेन ने कोरोना वायरस के B1617 वेरिएंट के चलते किया था, जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। इसलिए ये बात साफ होना बहुत ज़रूरी है कि खुराकों के बीच अंतर बढ़ाने का फैसला आखिर किस वैज्ञानिक आधार पर लिया गया था और क्या ऐसा करते वक्त सरकार ने उन प्रक्रियाओं का पालन किया था जिसका वो हवाला दे रही है। बात सिर्फ प्रक्रिया या 2-3 वैज्ञानिकों के विरोध की भी नहीं है।
आप अगर टीके की दुनिया को फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि रोज नया आइडिया आता है। कभी बीएचयू के रिसर्चर कह देते हैं कि कोविशील्ड की एक ही खुराक से काम चल जाएगा अगर आपको बीमारी हुई है या कुछ दूसरे अपवाद, और स्टडी शुरू करने की बात चल पड़ती है। और कभी कहा जाता है कि जिन्हें एक बार कोरोना हो चुका, कम से कम उनका एक टीके से काम चल सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो वाकई ऐसा करने जा रही, लेकिन टीके के मामले में भारत ने अब तक जो कुछ भी किया वो पूरी दुनिया में अद्भुत, अकल्पनीय और अभिनव रहा। इतना ही नहीं, भारत में सामने आए इस वेरिएंट से एक और वेरिएंट पैदा हुआ, B16172। इसे कहते हैं डेल्टा वेरिएंट। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से मुकाबला करने में टीके की 2 खुराकों की भूमिका काफी अहम है। 2 खुराकों के बाद संक्रमित मरीज के अस्पताल ले जाने लायक बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिस स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया उसमें शामिल मामलों में 2 खुराकों के बाद किसी की मौत नहीं हुई थी। ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा कि कोरोना के सभी वेरिएंट से बचाव के लिए जरूरी है कि सभी जल्द से जल्द टीके की 2 खुराक लें। और इसी तरह भारत में भी विशेषज्ञों का एक धड़ा अब ये मांग करने लगा कि सरकार को 12 से 16 हफ्तों वाले अंतर पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। अब ये देखना है कि भारत सरकार में इन सारी बातों को लेकर चेतना कब आएगी, और ये भी कि जो फैसले वो ले रही है या लेगी उसमें इतनी पारदर्शिता कब आएगी कि रोज खुलासे और खंडन वाला खेल न खेलना पड़े। लल्लन टॉप ये मानता है कि जो सत्ता में है उसे जवाबदेह होना ही होगा और ज्यादातर सवाल भी उसी से किए जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में इधर उधर क्या हो रहा है उसे हम कतई नजरअंदाज नहीं करते, खासकर तब जब लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी विपक्ष से जुड़ा भी मामला हो। विपक्ष में एक पार्टी है कांग्रेस। इस पार्टी की सोशल मीडिया सेल में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं गौरव पंथी। गौरव ने 15 जून को एक ट्वीट में कहा कि अब भारत सरकार ने भी मान लिया कि कोवैक्सीन में न्यूबॉर्न काफ सीरम होता है। ये सीरम जमे हुए खून का वो हिस्सा होता है जो 20 दिन से कम उम्र के बछड़ों को मारने के बाद हासिल किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी जानी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ में एक आरटीआई रिप्लाई की कॉपी नत्थी है और इसके बाद पूरा थ्रेड। लेकिन काम की बात या कहें बेकाम की बात गौरव ने सबसे पहले लिख दी, बछड़ा और स्लॉटर। दूसरी लहर के बाद भी भारत में टीकों को लेकर असहजता खत्म नहीं हुई। लोग स्वास्थ्य कर्मियों को पीठ तक देते हैं, सुई देकर भागते हैं, सुई देकर क्योंकि भ्रम से ग्रस्त हैं। जिस पर गौरव जैसे लोग हैं जो बछड़े की एंट्री करा रहे हैं। अगर लोगों को यह बताया जाए कि वाकई टीके में बछड़े का खून है तो वो टीके को लेकर और असहज हो सकते हैं। लेकिन सरकार पर निशाना लगाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता भूल गए कि वो जो कह रहे हैं उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। सीरम खून का ही हिस्सा होता है, लेकिन सीरम का इस्तेमाल दशकों से टीके बनाने के लिए होता आया है। सीरम टीके का हिस्सा नहीं बनता। टीके बनाने की विधि में वायरस को एक लैब में पैदा किया जाता है, फिर उसे मारा जाता है और निष्क्रिय वायरस की मदद से टीका बनता है। अब यह स्वाभाविक है कि वायरस को पैदा करने के लिए कोशिकाओं की जरूरत होगी जिन पर वो पले, और इन्हीं कोशिकाओं को कहते हैं वीरो सेल्स। इन वीरो सेल्स को उगाने या कहें बढ़ाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है, और जब वीरो सेल्स को पर्याप्त ग्रोथ मिल जाती है तब उन पर से सीरम हटाने के लिए उन्हें धोया भी जाता है। फिर जब वायरस इन पर पनपता है तो ये भी मर जाता है। इसका मतलब सीरम कभी टीके का हिस्सा नहीं बनता। ये जानकारी सरकार ने भी एक प्रेस रिलीज से दी है। कांग्रेस नेता गौरव को यह भी नहीं मालूम कि सीरम के लिए बछड़े को प्रायः मारा भी नहीं जाता। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि गाय और उसे लेकर भारत में भावुक माहौल को उन्होंने टुच्ची राजनीति नहीं, लोगों के जीवन से खेलने के लिए इस्तेमाल किया। जितने लोग टीके में बछड़े वाली बात से सहम चुके होंगे उन तक ये फैक्ट चेक पहुंचे ये जरूरी नहीं। ऐसे में अगर वो टीका न लगवाएं तो क्या कांग्रेस नेता गौरव जिम्मेदारी लेंगे? सरकार की आलोचना सभी का हक है और इसके लिए कई तरीके भी हैं, लेकिन जो गौरव ने किया वो एक वाहियात हरकत है जिसके लिए उन पर कांग्रेस और भारत सरकार दोनों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मानव सभ्यता का वो कौन सा दौर रहा होगा जब एक पीली चमकती धातु ने इंसान को आकर्षित किया होगा, जब इंसान ने बाकी धातुओं से ज्यादा सोने को तरजीह देना शुरू किया होगा? इन सवालों के जवाबों पर हो सकता है कि विद्वानों में एक मत ना हो, लेकिन आज सोने की अहमियत कितनी है इस पर कोई संदेह नहीं, और सालों पुराने लगाव के बावजूद अब भी असली सोना पहचानना सबके बस की बात नहीं। हम सब के पास वो दक्षता नहीं है कि सोने को हाथ में लेते ही बता पाएं कि कितना सोना है, कितनी मिलावट। सोने का गहना बताकर ठगी करने की खबरें अक्सर आती हैं और बहुत सामान्य सी बात है कि गहने में सोना कितना है और मिलावट कितनी ये हम देखकर बता भी नहीं सकते। 1 ग्राम सोना अभी करीब 5,000 रुपए का आता है, तो आभूषण में थोड़ी सी मिलावट से भी खरीदने वाले को बड़ा नुकसान और बेचने वाले को बड़ा फायदा हो जाता है। तो फिर कैसे तय हो कि हमने जो आभूषण खरीदा है उसमें उतना सोना है जितना हमें बताया गया? उसकी क्या गारंटी होगी? और यहीं पर बात आती है हॉलमार्क की।
किसी आभूषण में कितने फीसदी सोना है इसकी गारंटी की तरह होता है हॉलमार्क। अब हॉलमार्क को लेकर ही नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नए नियम लाई है जो आज यानी 16 जून से लागू हो रहे हैं। और ये फैसला अचानक लिया गया हो ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2019 में ही सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया था। ये 15 जनवरी 2021 से लागू होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। फिर 1 जून और 15 जून की तारीख आई और आखिरकार कल उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर नए नियम लागू होने का ऐलान किया। मंत्री जी ने लिखा, ग्राहकों के बेहतर संरक्षण और संतुष्टि की सरकार की कोशिशों के तहत 16 जून से देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। अगस्त 2021 तक कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। तो जैसा हमारे उपभोक्ता मंत्री बता रहे हैं, हॉलमार्किंग ग्राहकों के हित के लिए ही है या इसके पीछे सरकार का कोई और गणित है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हॉलमार्किंग के पुराने नियमों की बात। आप सोने का कोई आभूषण ज्वेलर से खरीदते हैं तो वजन के बाद उसका भाव इस आधार पर तय होता है कि उसमें कितना कैरेट सोना है। 22 कैरेट है, 18 है, 14 है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है, लेकिन आभूषण शुद्ध सोने के नहीं बन सकते, उसमें और धातुएं मिलाई जाती हैं मजबूती के लिए। 22 कैरेट सोने में 91.6% सोना होता है और बाकी दूसरी धातुएं जो गहने की बनावट के लिए मजबूती प्रदान करती हैं। इसी तरह 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है। लेकिन ये मालूम कैसे चले कि जिस आभूषण को 22 कैरेट सोने का बताकर ज्वेलर ने बेचा है वो 22 कैरेट का ही है, उससे कम नहीं है? ये तो लैब में जांच से ही मालूम चलेगा और लैब में जांच करने के बाद उस आभूषण पर सोने की शुद्धता मार्क करने की प्रक्रिया ही हॉलमार्किंग है। इसका जिम्मा है सरकारी संस्था BIS के पास। BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सोने की जांच के लिए देश भर में हॉलमार्किंग के सेंटर्स हैं जिन्हें लाइसेंस मिलता है BIS से। यहाँ आभूषणों की जांच होती है। जांच के बाद जो हॉलमार्क लगाया जाता है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला BIS का मार्क, दूसरा गहना कितने कैरेट है उसकी निशानी, तीसरा जिस हॉलमार्किंग सेंटर में जांच हुई उसकी निशानी और चौथा ज्वेलर की दुकान की निशानी। तो इस तरह से 4 चिन्हों से हॉलमार्किंग होती है। लेकिन अब से पहले हॉलमार्किंग स्वैच्छिक थी, ग्राहक या ज्वेलर कराना चाहे तो ही होती थी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में सिर्फ 30% गहने ही हॉलमार्किंग के साथ हैं। सरकार चाहती है सारे गहने हॉलमार्क्ड हों, इसलिए अनिवार्य हॉलमार्किंग वाला नियम लाया गया है। लेकिन ज्वेलर्स के संगठनों के विरोध की वजह से अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले नियम में कुछ छूट भी दी गई है। छूट के साथ नए नियम क्या हैं? पहली बात यह कि पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय सरकार फेज वाइज नया नियम लागू कर रही है। पहले फेज में 256 जिलों में ही हॉलमार्किंग का नियम लागू हुआ है। दूसरा बिंदु, जिन ज्वेलर्स का सालाना टर्नओवर 40 लाख तक का है उन्हें हॉलमार्क के नियम से छूट मिलेगी। माने सोने का काम करने वाले छोटे व्यापारी कुछ वक्त तक पुराने तरीके से काम कर पाएंगे। तीसरा बिंदु, अब 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट की भी हॉलमार्किंग होगी। इससे पहले सरकार ने सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट की हॉलमार्किंग का नियम निकाला था। घड़ियां, फाउंटेन पेन और कुछ खास तरह के गहनों पर हॉलमार्किंग की छूट रहेगी। ये तो हुई सरकार के नियमों की बात। अब ज्वेलर्स की तरफ आते हैं। देश में ज्यादातर ज्वेलर्स हॉलमार्किंग नहीं कराते। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत में कुल 4 लाख ज्वेलर हैं लगभग, जिनमें से सिर्फ 35,879 ही BIS सर्टिफाइड हैं। तो इसलिए जब अनिवार्य हॉलमार्किंग वाला नियम लाया गया तो ज्वेलर्स के संगठनों ने विरोध किया। दलील दी गई कि देश में हॉलमार्किंग सेंटर ही पर्याप्त नहीं, अभी सिर्फ 940 सेंटर पूरे देश में हैं। हॉलमार्किंग जरूरी होने के नियम पर ज्वेलर्स को किसी दूर के शहर में गहने ले जाकर हॉलमार्किंग करानी पड़ेगी, लूट का खतरा रहता है। तो एक तरफ ज्वेलर्स की चिंताएं हैं और दूसरी तरफ ग्राहकों के हितों की बात है। और इसी से जुड़ा सवाल जेहन में ये आता है कि क्या हॉलमार्क के बाद शुद्धता की पूरी गारंटी होगी? अगर हॉलमार्क्ड आभूषण की टेस्टिंग होती है और शुद्धता में कमी मिलती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर ऐसा होता है तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के मुताबिक हॉलमार्किंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोषियों को 1 साल या ज्यादा की सजा हो सकती है और कम से कम 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। साथ ही सेंटर की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये तो गलत हॉलमार्क पर कार्रवाई की बात हो गई, लेकिन ग्राहक की भरपाई कैसे होगी? BIS की वेबसाइट के मुताबिक ग्राहक को हॉलमार्क से जितना कम सोना मिला उसकी कीमत के 2 गुने के बराबर भुगतान होगा। अब बात आती है कि अगर आपके घर में सोने के गहने जिन पर हॉलमार्क नहीं है तो उन गहनों का क्या होगा? इसका जवाब ये है कि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब तक आपके पास है तब तक तो हॉलमार्क की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ज्वेलर को बेचने जाएंगे भी तो भी उसमें हॉलमार्क की जरूरत नहीं है। हॉलमार्क का नियम सिर्फ सोने के गहने बेचने वाले ज्वेलर्स पर लागू होगा। आपसे खरीदे गए गहने को ज्वेलर पिघलाकर नए गहने बना सकता है और उस नए गहने को बेचने के लिए फिर हॉलमार्किंग की जरूरत पड़ सकती है।
तो अनिवार्य हॉलमार्किंग की पूरी बात यह है। हमारे पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ये ग्राहकों के हित के लिए जरूरी पहल नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बढ़िया फैसला किया है। हो सकता है इसका कोई और पहलू हो जो हमसे छूट गया हो। अगर आपको सरकार के नए नियमों में कोई खामी लगती है तो हमें जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स खुला है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।